हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्विक रिवीजन चैप्टर 1 और 2 का, और आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी, क्योंकि आपके जो दोनों चैप्टर थे ना, फर्स्ट और सेकंड, उसको जल्दी से समझने और पढ़ने के लिए, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए वो क्लास बहुत यूजफुल थी। ठीक है, तो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखिए तो इस क्लास में उसका लिंक दे दूंगी मैं, जाकर चेक कर लेना। और आगे बढ़ते हैं, हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि जल्दी ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री वाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं और याद हो गए होंगे अब तक, ऐसा मैं मानती हूँ। आप सबने अच्छे से याद कर लिया होगा। और आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करते हैं अब हम, देखो, और साथ ही साथ मैं आपको नोट कराती जाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अपनी अपनी बुक निकाल लो और एक कॉपी भी साथ में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने के काम आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, चैप्टर नंबर 3 में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स के बारे में जो चीज आपको पढ़नी है, उसमें ये ध्यान रखो कि मेटल्स के जो मुख्य गुण होते हैं, है ना, कि मेटल जो होते हैं ये मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकी शाइनी सरफेस होती है, ये डक्टाइल होते हैं। व्हाट डज द वर्ड डक्टाइल मीन्स? देखिए, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं तन्यता। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो याद आ जाएगा अब आपको कि तन्यता क्या है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण हम उसके पतले तार खींच सकते हैं, जिसे तन्यता कहते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम जो सोना है उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है ना। होगा तो बहुत पतला, माइन्यूट सा, लेकिन फिर भी बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। इसके बाद हीट का कंडक्टर है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमें पता ही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो याद करना है वो ये रहा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर और कॉपर है, लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर्स हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है ना। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो गए सिल्वर और कॉपर, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गए लेड एंड मरकरी। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहां तक तो हमने पढ़ लिया। नॉन मेटल्स जो होंगे उनके अंदर ये गुण नहीं होंगे। मेलिएबिलिटी और होता है, धातुएं जो होती है ना उनको पतली पतली थिन शीट्स में, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो कि हमने ये पढ़ा कि मेटल जो है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये लस्ट्रस है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं ना यही लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकयुक्त। कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, इसके अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं, अगले चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे इसको। और इसके अलावा कुछ मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से जैसे हम पनीर काटते हैं वैसे काटा जा सकता है। चलिए अब पढ़ते हैं इनके केमिकल नेचर्स के बारे में। केमिकल नेचर्स में हम ये ध्यान रख सकते हैं कि केमिकल नेचर मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना रहे हैं, या अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके किस तरह के केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मेटल जो है, मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एनोडाइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद करना ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो एनोडाइजिंग का मतलब एनोडीकरण जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ा लेना। एल्यूमिनियम जो होता है ना, इसकी कोटिंग कोरोजन से बचाती है किसको? एल्यूमिनियम मेटल को। एनोडाइजिंग के दौरान क्या किया जाता है, देखो कि एल्यूमिनियम का बर्तन जिस पर की ऑक्साइड की परत चढ़ानी है उसका तो एनोड बना देते हैं,
और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जब एनोडीकरण हो जाता है तो होता यह है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पर बनती है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। इसको याद करना है ना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। एक आधा एग्जाम्पल इसमें से पढ़ लेना। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या करते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसिड्स के साथ मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। और अलग अलग जो मेटल्स हैं ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं उनके साथ मिलके, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। अब क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आया वो ये रहा, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा है, एक्वा रेजिया। इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, है ना, और हिंदी में इसे कहा जाता है अम्लराज। क्या है ये, अब इसको याद कैसे करना है, देखो आपसे जो गलती होती है वो क्या होती है कि कहाँ कौन सा तो 3 पार्ट है और कौन सा 1 पार्ट है। देखो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, इसके अंदर हम लेते हैं कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा हम लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो ये 3 लेना है और ये 1 लेना है, या ये 3 लेना है और ये 1 लेना है। ध्यान कैसे रखना है, रिवर्स कैसे, यहाँ कितना लिख रहा है 3, तो ये 1 पार्ट होगा, और यहाँ कुछ भी नहीं इसका मतलब 1, तो ये कितने पार्ट लेना है, ये 3 पार्ट लेना है ना। तो 3:1 के रेशियो में लिया जाता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 को, और इन दोनों को मिलाकर बना दिया जाता है अम्लराज या एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया हाईली कोरोसिव, ठीक है, और धुआं निकलता है इसमें से, और गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे की कील डालते ही सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ बी, तो यहाँ फेरस, यहाँ हो गया कॉपर सल्फेट, यहाँ बन गया फेरस सल्फेट, और यहाँ कॉपर लिबरेट हो जाएगा। अब है ये रिएक्टिविटी सीरीज। देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भले आपसे पूछ लिया जाए तो इसको आपको ये नाम याद करने हैं, है ना। अब नाम याद करने हैं, क्यों करने हैं वो देखो, कि सोडियम सबसे ऊपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, है ना, ये सीक्वेंस में है। जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, बीच वाले मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और नीचे वाले जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर ये लेस रिएक्टिव हैं। अब एग्जांपल मैं आपको जैसे इसका बताऊं कि मैंने ये कहा कि लोहे का या तांबे का प्रयोग गहने बनाने के लिए नहीं किया जाता, जबकि उनका कलर गोल्ड जैसा ही होता है, और गोल्ड और सिल्वर का यूज गहने बनाने के लिए किया जाता है। क्या रीजन है इसके पीछे, तो आप रीजन लिखोगे कि दे आर situated below in the reactivity series, they are very less reactive, they do not react with our skin, so they are used to make ornaments and jewelries. Clear है। अब है how do metal and non metal reacts। अब मेटल और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब देखो जैसे NaCl की हम बात कर रहे हैं, NaCl है ना, सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोराइड जो है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्ट। कैसे बनाते हैं वो बनाना हमको आता होगा, वैसे तो 9th क्लास में आपने पढ़ा है इनके एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोराइड की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है ना। सबसे अंदर वाले ऑर्बिटल में 2, 8 और बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो याद करो एक वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑक्टेव। तो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1, और इसको तो 7 की जरूरत है। तो अब हमने ये देखो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेना ज्यादा आसान है या 1 को रिलीज कर देना, तो 1 को रिलीज कर देना ज्यादा आसान है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सोडियम की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोराइड की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखो
1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अब क्या होगा, ये जो क्लोराइड है ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने काम में लेकर अपने ऑर्बिटल को कंप्लीट कर लेगा। सोडियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्लोराइड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये कैसा कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयंस की मदद से ये कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। एक और एग्जांपल है आपकी बुक में MgCl2, ये और मैं आपको बताती हूँ। देखो MgCl2 की जब हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम, सोडियम के बाद ही आता है मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 8 और 2, क्लोराइड का वही 17, तो 2 8 और 7, है ना। यानी मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। क्लोराइड के वही साथ साथ हैं। ये रहा मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इसका, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लोराइड की बात करें तो इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, और इस क्लोराइड के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम ने इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2, इसलिए आप मैग्नीशियम पर लिखेंगे +2 चार्ज, क्लोराइड दोनों पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज और क्लोराइड पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कैसे कंपाउंड्स है, आयंस की मदद से बन रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब मेटल्स में कौन कौन से गुण हैं ये आपको पता ही है, कंपाउंड्स में कौन कौन, आयनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से गुण हैं। तो ये स्टेबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इनका, ये सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, और इनसॉल्युबल होते हैं जैसे केरोसिन और पेट्रोल्स के अंदर। और कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम ये करेंगे। इसके बाद है अकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए मेटल जो है ये अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं, है ना। कहीं कहीं पर ये मेटल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है मेटल्स को निकालने के लिए अलग अलग मेथड काम में लिए जाते हैं, ये वही रिएक्टिविटी सीरीज है हमारी। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से साफ किया जाता है। बीच वाले जो हैं, जो लेस रिएक्टिव हैं, उनको रिडक्शन मेथड से विद कार्बन, यानी कि कार्बन के चूने के साथ इनको गर्म किया जाता है। और जो सबसे नीचे हैं, सोना और चांदी, ये नेचुरल स्टेट में, नेचर में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इनको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, लेकिन अभी हम केवल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। एक हमको ये याद करना है, व्हाट इज गैंग, है ना। गैंग क्या होता है कि पृथ्वी से जो खोदकर आपने सामान निकाला उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, और उस इम्प्योरिटी को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम के लिए, और हम एक चीज ये पढ़ेंगे, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, इसको हमें याद करना है। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, देखो तो थर्मिट रिएक्शन के अंदर ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर मेटल्स की मदद से रेलवे ट्रैक्स को जोड़ा जाता है, इसे थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन के अंदर किया जाता है आयरन 3 यानी कि फेरिक, है ना, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है। तो यहां पर किया जाता है कि आयरन जो होता है उसके ऑक्साइड को, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको एल्यूमिनियम के साथ मिलाकर रेलवे ट्रैक्स को सुधारने के लिए काम में लिया जाता है, और इसे कहा जाता है थर्मिट रिएक्शन। आगे बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स हमने जमीन में से निकाले हैं उनको कैसे शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज एनोड मड या एनोड पंक क्या होता है। देखिए यहाँ पर किया जाता है कि जब ये मेटल्स हमको मिल जाते हैं जमीन में से प्राप्त करने के बाद, तो इनके अंदर अभी भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। इनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसका क्या बना दिया जाता है, एनोड बना दिया जाता है, और सॉल्यूशन के अंदर इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। अब होता क्या है कि एनोड के अंदर से प्योर मेटल निकल कर कहाँ चली जाती है, कैथोड पर चली जाती है, क्योंकि मेटल कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगी। और जो गंदगी है वो इस एनोड के नीचे ही, क्योंकि ये तो ट्रेवल कर नहीं सकती आयंस की फॉर्म में, ये इसी तरह नीचे
एनोड के नीचे इकट्ठी होती रहती है, और ये जो गंदगी एनोड के नीचे इकट्ठी होती है इसे एनोड मड या एनोड पंख कहा जाता है। कोरोजन हम पढ़ चुके हैं। कोरोजन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए ये हमें पता है। यहाँ देखो एयर है, वाटर है, तो रस्ट लग गई, है ना। जबकि यहाँ पर क्या है कि पानी के अंदर है लेकिन ऊपर तेल की लेयर है और पानी भी है, लेकिन पानी और जो एयर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रही, इसलिए यहाँ रस्टिंग नहीं होगी। और यहाँ पर हमने इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भर दिया है। कैल्शियम क्लोराइड में ये गुण है कि ये टेस्ट ट्यूब में जितनी भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ भी रस्टिंग नहीं होगी। इससे प्रूव हो रहा है कि रस्टिंग के लिए आयरन नेल्स जो हैं उनको पानी और हवा दोनों की ज़रूरत, यानी कि पानी और नमी दोनों की ज़रूरत होगी। अब ये वाला जो पेज है ना, देखो आपका बुक का, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो रस्टिंग को कैसे दूर कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है? लोहे की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ये बन गया हमारा एक क्वेश्चन। दूसरी बात करें हम, तो यहाँ पर प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज अमलगम, ये क्वेश्चन बनता है हमारा कि अगर कोई मिक्स मेटल है और उसके अंदर एक मेटल क्या है? मरकरी, यानी मरकरी के संग कोई मेटल मिक्स है तो उसे क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। और अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये रहा, ब्रास जो कि कॉपर और जिंक के मिलाने से बनता है, ब्रॉन्ज जो कि कॉपर और टिन के मिलाने से बनता है। ये दोनों ही गुड कंडक्टर्स नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए काम में लिया जाता है सोल्डर। 3 याद करने हैं आपको, ब्रास, ब्रॉन्ज और सोल्डर, जो कि लेड और टिन के मिलाने से बनता है। ठीक है, हो गया आपका 3rd चैप्टर तैयार। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जो कि है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। पहली बात तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें याद कर लेना है, जो कि 6 होता है। ठीक है, इसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन हमें याद करने हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि ये जो एलोट्रोप्स होते हैं इनके अंदर ये गुण पाया जाता है कि ये बने हुए तो कार्बन से ही होते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल क्वालिटीज तो अलग अलग होती हैं और केमिकल क्वालिटीज सेम होती हैं। एलोट्रोप्स में ये गुण होता है कि इनकी फिजिकल क्वालिटीज तो अलग अलग होती हैं लेकिन केमिकल क्वालिटीज सेम होती हैं। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी रेट में इतना ज़्यादा अंतर होगा, इनके स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा अंतर होगा, इनके यूजेस में इतना ज़्यादा अंतर होगा, लेकिन फिर भी इनकी केमिकल क्वालिटीज दोनों की सेम होंगी। इसके अलावा एक तीसरा फॉर्म और है कार्बन का, जिसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ये जो है कार्बन 60 यानी कि 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। ये जो नाम है ये एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, जिनके सम्मान में इस कार्बन 60 स्ट्रक्चर का नाम बकमिंस्टर फुलरीन रखा गया। इसके बाद वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें से आप याद करें कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, बहुत सारे और एक गुण और पाए जाते हैं ना मेटल कार्बन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? कैटेनेशन। क्या है कैटेनेशन? इसे कहा जाता है श्रृंखलन। यानी कि कार्बन जो है ना, एक लंबी चेन लाइक मॉलिक्यूल्स, अब मान लो ये भी कार्बन से जुड़ जाए, फिर वो फिर कार्बन से जुड़ जाए, तो इस तरह एक लंबी चेन बन जाएगी, जिसको कि श्रृंखलन या कैटेनेशन कहा जाता है। अब है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। क्या अंतर है दोनों के अंदर? तो देखो, सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे लिखोगे कि वो कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर केवल डबल बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इसके बाद होमोलोगस सीरीज की बात कर लें, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये और देख लें एक बार। तो वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज के अंदर क्या होता है कि लगातार जो मेंबर्स होते हैं,
तो होमोलोगस सीरीज जानने से पहले हमें फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होते हैं एल्केन, एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइन, है ना। एल्केन जो होते हैं ये सैचुरेटेड होते हैं, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। एल्केन्स के लिए फॉर्मूला हम काम में लेते हैं CnH2n+2, एल्कीन के लिए लेते हैं CnH2n और एल्काइन के लिए लेते हैं CnH2n-2, है ना। जब हम एल्केन एल्कीन या एल्काइन की सीरीज बनाते हैं तो एल्केन्स के जो 2 मेंबर होंगे लगातार, जैसे पहले और दूसरे मेंबर की बात करें तो n बराबर हम 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया C2, ये हो गया 2 2 4, 4 और 2 6, C2H6, और 3 कार्बन लें तो C3 और H कितना हो जाएगा 3 2 6 और 2 8। तो देखो यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है, हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है, चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो। 3 में से 2 कार्बन गए, 1 कार्बन आ गया, 8 में से 6 गए तो 2 हाइड्रोजन आ गए। तो इनके हर क्रमागत सदस्यों के बीच में, चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, एटॉमिक फॉर्मूले में CH2 का और मॉलिक्यूलर वेट के अंदर 14 का अंतर पाया जाता है। 14 का क्यों पाया जाता है, देखो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 2 है तो 2, कितना हो गया 14 का अंतर पाया जाता है। नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जा सकता है, नोमेनक्लेचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये टेबल आपको याद करनी है ना। अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड्स के लिए CHO, कीटोन्स के लिए C डबल बॉन्ड O और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। क्लियर, ये चारों आपको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कंबशन तो हीट लिबरेट होती है, सब्सटेंस LPG CNG के बारे में आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ये याद करनी है व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, ये रहा। कौन से फैटी एसिड्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया जाता है, कैटलिस्ट काम में लिया जाता है निकल, ठीक है। एनिमल फैट जो होते हैं इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, और ऑयल जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हमारे लिए कम हार्मफुल होते तो हैं लेकिन कम हार्मफुल होते हैं। इसके बाद इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड्स, ये दोनों रिएक्शंस पढ़ लेना। यहाँ पर इथेनॉइक एसिड आपको याद करना है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारा नारियल का तेल इन दिनों सर्दियों में जम जाता है, हाथ पे रखते ही पिघल जाता है, वैसे ये भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होते हैं, क्योंकि इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है 290 केल्विन, तो 273 से बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। और अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सोप एंड डिटर्जेंट। ये आपको याद करना ही है। सोप और डिटर्जेंट आपको पता ही है कि कपड़े कैसे धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं मिसेल फॉर्मेशन से। मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है, देखो कि डर्ट जो होती है ना, डर्ट गंदगी जो होती है ये ऑयली नेचर की होती है, सभी तरह की गंदगियां। आप साबुन के अंदर जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि पानी डालकर जब हम साबुन रगड़ते हैं, तो हम इसके अंदर होता क्या है, साबुन के अंदर 2 एंड्स होते हैं, है ना। 2 एंड्स जो हैं इनके अंदर देखो, इसको अलग अलग हम डिनोट कर दें, ये कर दिया हमने। अब ये वाला जो एंड है ना, ये हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी डरने वाला, यानी जल विरागी, और हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी पसंद करने वाला, है ना, और फोबिक यानी कि डरने वाला। अब देखो जो बाहर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, ये किधर रहेगा, डर्ट की तरफ। क्यों रहेगा डर्ट की तरफ, क्योंकि ये पानी से दूर जाएगा, ये हाइड्रोफोबिक एंड होगा, तो पानी से दूर डर्ट की तरफ होगा। और ये फिलिक, फिलिक यानी पसंद करने वाला, ये किधर होगा, बाहर पानी की तरफ होगा। जब भी हम कपड़े पर साबुन को लगाएंगे तो ये डर्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही हम पानी डालेंगे, ये ब्रश से रगड़ने की कोशिश करेंगे, वैसे ही ये गंदगी को लेकर अलग हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। जब तक मिसेल फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक कपड़े अच्छे से धुलते नहीं हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि साबुन और डिटर्जेंट में से, साबुन जो है ये तो साफ पानी में ही काम आता है, जबकि डिटर्जेंट्स जो होते हैं ना, ये हार्ड वाटर यानी हैंडपंप वगैरह से जो पानी लाते हैं उनमें भी काम आ जाता है। तो इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा कि जो साबुन होता है ना, वो भारी पानी के साथ स्कम यानी कि वो साबुन फट सा जाता है उसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग अ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लीनिंग एजेंट। ये जो डिटर्जेंट होते हैं, अब साबुन जो होते हैं ना,
वो तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं ये अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। ये दोनों डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है ना। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की तरह, इसलिए ये भारी पानी में भी कपड़े धोने में मदद करते हैं, और इसलिए डिटर्जेंट का यूज़ करके हमारे कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केमिस्ट्री वाले चारों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में बायोलॉजिकल जो पार्ट है हमारा बायोलॉजी वाला, उसको और खासकर लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर को क्विक रिवाइज कर लेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को तैयार कर लो, और इतनी देर में हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले पार्ट की। तो अच्छे से तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।